नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवी इंग्लिश मैनिया पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वॉइस पे। तो जिन फ्रेंड ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे जाके देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस के बारे में पढ़ा था, वॉइस को डिफ़ाइन किया था, फिर वॉइस के काइंड्स को देखा था, फिर हम लोग टेंसेस वाइज पे पहुंच गए थे कि किस तरीके से टेंसेस वाइज चेंजिंग करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को विज़िट करेंगे, चीज़ों को वहाँ से समझेंगे, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने वॉइस को डिफ़ाइन किया, वॉइस के काइंड्स को देखा, फिर हमने एक टेबल बनाया था कि किस तरीके से टेंसेस को चेंज करना है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 12 टेंसेस, जिसमें से केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता। वो मैंने पूरा का पूरा एक टेबल में बता दिया था। सो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टेंस वाइज चेंजिंग के कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे। वैसे भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, फ्रेंड्स वहाँ पे ऑप्शन दे के रखा रहता है। हाँ, तो 4 ऑप्शंस में से हमको वॉइस का क्वेश्चंस हो गया, फिर नरेशन का क्वेश्चंस हो गया, इनको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग ऑप्शनल एग्ज़ाम्स को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं, बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है किस तरीके से वॉइस के क्वेश्चंस को हल करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। ओके डियर, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि द टीचर टीचेस अस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया, द टीचर टीचेज अस। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, देन वर्ब देखना है, इसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस में अगर वर्ब को ट्रांसिटिवली यूज़ किया गया है, मतलब वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसको हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसको हम लोग बोलते क्या हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। सो फ्रेंड्स, ये तो ट्रांसिटिव वर्ब है। लिखा जा रहा है कि द टीचर टीचेज अस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो हम लोगों ने एक रूल ये पढ़ा था कि एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है, अस को पैसिव वॉइस में लेके आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। अब हम लोगों को टेंस देखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेंस क्या है, टीचेज ना, सॉरी, यहाँ पे जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स क्या है, टीचेज है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में क्या लाएंगे, इज, एम, आर। तो वी के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो वी आर। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। वी आर टॉट। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो बाय का यूज करना है या फिर अदर प्रीपोजिशन। वी आर टॉट बाय द टीचर। ओके फ्रेंड, क्या लिखा गया, वी आर टॉट बाय द टीचर। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि रोहित इज डूइंग हिज वर्क। ओके फ्रेंड, क्या लिखा गया, रोहित इज डूइंग हिज वर्क। अब अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाए फ्रेंड तो क्या बनेगा, रोहित इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, इज डूइंग किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, और हिज वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड,
अब अगर यहाँ पे देखते हैं कि वर्क क्या है, एक नाउन, इसके पहले क्या है, हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब इसका हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में तैयार क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा क्या, हिज वर्क। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे वर्क क्या होता है, वर्क होता है सिंगुलर ना, सिंगुलर नाउन है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग टेंस की बात करें तो क्या लिखा गया है, इज डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो करंट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो, वैसे प्रेजेंट और पास्ट का ही पैसिव वॉइस बनता है। फ्रेंड हमें हेल्पिंग और वही यूज़ करना है, बस बीइंग लाना है। तो वर्क क्या है, सिंगुलर, तो वर्क साथ आ जाएगा इज, हिज वर्क इज, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, डन, हिज वर्क इज बीइंग डन बाई, यहाँ पे क्या लिख देना है फ्रेंड, यहाँ पे लिख देना है रोहित। ओके डियर, तो क्या बन गया, हिज वर्क इज बीइंग डन बाई रोहित। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा कि आई हैव सीन द रेड फोर्ट। ओके फ्रेंड, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, हैव सीन किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट, द रेड फोर्ट क्या है यहाँ पे, तो द रेड फोर्ट है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, द रेड फोर्ट। ओके स्टूडेंट, ये सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या आएगा, इसके साथ आएगा हैज़। अब मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हमको लगाना क्या है, बीन। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द रेड फोर्ट हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, शीन बाई मी। ओके डियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मैंने यहाँ पे लिखा शुभम हेल्प्ड मी येस्टरडे। शुभम हेल्प्ड मी येस्टरडे। फ्रेंड्स अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि शुभम सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो ये बोलता है कि टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर यहाँ पे हम लोग मी की बात करें तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्टिव केस। येस्टरडे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे येस्टरडे एक एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एडवर्ब्स ना तो सब्जेक्ट का काम करेगा और ना ही ऑब्जेक्ट का। अब अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाए तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्प्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे फ्रेंड, अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में आएगा क्या, वाज, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या अप्लाई करेंगे, आई के साथ अप्लाई करेंगे वाज ना, तो क्या बन जाएगा ये, आई वॉज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, हेल्प्ड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय शुभम। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, येस्टरडे, क्या लिखेंगे, येस्टरडे। ओके डियर, सो हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से टेंस को चेंज करना है। उसके लिए प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए ना। पास्ट इंडेफिनिट वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स अगर इन्फिनिटिव आता है तो हम लोगों को करना क्या है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब अप्लाई करना होता है। अगर मॉडल्स आ रहे हैं तब भी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिसमें हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे या फिर मॉडल्स का यूज़ करेंगे। उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाना है हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। आई थिंक ये बातें अभी आपको समझ में आ रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया है। फ्रेंड लिखा गया है कि आई एम टू हेल्प यू, ये ऐसा लिखा गया है, आई एम टू हेल्प यू। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनना है, आई एम टू हेल्प यू। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड 2 + V1,
जो क्या शो करता है, इन्फिनिटिव को शो करता है, आई एम टू हेल्प यू। तो फ्रेंड जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे अगर यू इस हेल्प का ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में भी क्या आएगा, यू। अब आई के साथ अगर एम आया है तो यू के साथ क्या आता है, आर। तो क्या लिखना है, यू आर, देन यहाँ पे लिखेंगे टू, ये इन्फिनिटिव है तो लगाएंगे बी ना, क्या हो जाएगा, यू आर टू बी। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, हेल्प्ड बाई मी। ओके फ्रेंड, यू आर टू हेल्प, सॉरी यू आर टू बी हेल्प बाई मी, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस किसका, आई एम टू हेल्प यू। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा कि रोहित हैज़ टू डू दिस वर्क, ऐसा लिखा गया है कि रोहित हैज़ टू डू दिस वर्क, रोहित को यह काम करना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे फ्रेंड्स, हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस वर्क लिखा है, इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पे लिखना क्या, दिस वर्क, फिर लिखेंगे क्या, हैज़ टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, डन बाई रोहित। ओके फ्रेंड, तो क्या बन गया, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई रोहित। अब अगर हम लोग मॉडल्स का एग्जाम्पल देखना चाहें तो मॉडल्स का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम लोग मॉडल्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, ये लिखा गया सेंटेंस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम यह प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, लिखा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यू सेंटेंस का क्या है, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैन सॉल्व इज द पार्ट ऑफ वर्ब एंड दिस क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दिस क्वेश्चन ना, क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, कैन मॉडल वर्ब है तो इसको कैन लिखेंगे, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाना है, बी लगाना है, दिस क्वेश्चन कैन बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, सॉल्व्ड बाई यू। ओके फ्रेंड, दिस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाई यू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेंस वाइज चेंजिंग करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको टेंस वाइज चेंजिंग आ गया तो ये मान के चलिए कि वाइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी हमको ऑप्शन दिया होता है ना, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में कुड कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये हमको नहीं करना है, ये चीज़ें हमको नरेशन में करना होता है, यहाँ पे नहीं करना होता है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हमने नॉर्मली देख लिया कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब हम लोग को सेंटेंस का एक पैटर्न देखने हैं चीज़ों को, इसके बाद हम लोग मिसलेनस पे चलेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में किस किस टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, कैसे पैटर्न आपके सामने आएगा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स हम लोग पहले बात करना चाहेंगे वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट। ठीक, सो हम लोगों को ऐसे वर्ब देखना है जिनके बाद आते हैं डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल समझाया तो हर एग्जाम्पल में आपने देखा कि वर्ब के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मान लीजिए कि अगर वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें डबल ऑब्जेक्ट की, तो यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा थिंग्स को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पर्सन को। फाइंड आउट कैसे करेंगे डियर, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम से क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर आएगा
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे आप बातों को समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ रहा है तो उसका पैसिव किस तरीके से बनाना है हमको ये समझना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि माय फादर बॉट मी अ साइकिल, ओके, ऐसा लिखा गया एक सेंटेंस कि माय फादर बॉट मी अ साइकिल। सो फ्रेंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माय फादर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, बॉट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मी की अगर बात करें तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, अ साइकिल क्या है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्ट सेकेंड है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने आ गए, एक तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या हो गई 2, कौन सा, माय फादर बॉट मी अ साइकिल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे फ्रेंड्स देखें तो मी पर्सन को शो करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अब प्रश्न ये है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट को पिकअप करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिकअप करें या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिकअप करें, चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ पे ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट पिकअप करना चाहते हो, बेसिकली जब आप बना रहे होते हैं एक्टिव से पैसिव वाइज। लेकिन अगर एमसीक्यू का क्वेश्चंस है तो वहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग चलना है कि उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिकअप किया है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिकअप किया है या फिर दोनों ऑब्जेक्ट को पिकअप करके बनाया है, तो किसी एक में फॉल्ट रहेगा। देखो, माय फादर बॉट मी अ साइकिल, इसको हम लोग 2 तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे मी को पिकअप किया ना ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मी को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, आई, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वाज वेयर से प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा वाज, बन गया आई वॉज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, आई वॉज बॉट व्हाट, अ साइकिल, आई वॉज बॉट अ साइकिल बाय माय फादर। ओके डियर, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आई वॉज बॉट अ साइकिल बाय माय फादर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग पिकअप करें किसको, अ साइकिल को पिकअप करें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ साइकिल वाज बॉट, क्या लिखेंगे, फॉर मी बाय माय फादर। पता फ्रेंड, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए ना, प्रीपोजिशन आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बॉट के साथ फॉर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे फॉर कैसे आया, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं कि बाई के लिए यहाँ पे फॉर का ही यूज़ होता है। जबकि जब आपने क्या करा, जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पिकअप किया तो आप क्या करते हैं, टू या फॉर के यूज़ से बच जाते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पिकअप करते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू या फॉर का यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस और मैंने लिखा, एक सेंटेंस ये लिखा कि माय ब्रदर गिव्स मी अ रूपी डेली। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस लिखा गया है कि माय ब्रदर गिव्स मी अ रूपी डेली। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे माय ब्रदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गिव्स क्या है, वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और अरूपी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम या फिर आप फ्रीक्वेंसी में भी रख सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाए फ्रेंड्स, तो मी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे गिव्स लिखा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या होगा, एम, आई एम। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, गिवन, आई एम गिवन व्हाट, अ रूपी ना। तो क्या लिखेंगे, आई एम गिवन अ रूपी बाय माय ब्रदर, और यहाँ पे लिख देना है क्या, डेली। तो हो गया क्या
कि आई एम गिवन अ रूपी बाय माई ब्रदर डेली, या फिर आप बोल सकते हो इसको ऐसा कि अ रूपी इज़ गिवन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस ऑब्जेक्ट के पहले हम टू या फॉर का यूज़ कर पाते हैं उसको बोलते क्या हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बना क्या, अ रूपी इज़ गिवन टू मी बाय माई ब्रदर, क्या हो गया, डेली। तो हो जाएगा क्या कि अ रूपी इज़ गिवन टू मी बाय माई ब्रदर डेली। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आता है तो आपको पैसिवाइज कैसे बनाना है। तो डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पिकअप करके जो आपने पीछे रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को फॉलो करके आप पैसिवाइज इनका बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, और नेक्स्ट पैटर्न ये होगा कि सेंटेंस में जब फ्रेंड्स हम लोगों को दिखे क्या, सब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिख जाए, और इस वर्ब के बाद दिख जाए कोई प्रीपोजिशन दिख जाए, और इस प्रीपोजिशन के बाद कोई क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पैसिवाइज किस तरीके से बनाना है। जैसे लिख दिया गया है कि वी शुड नॉट लाफ एट दी पुअर। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस लिखा गया है कि वी शुड नॉट लाफ एट दी पुअर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, लाफ के बाद क्या आ गया, लाफ के बाद आ गया एट। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन या फिर किसी एडवर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर वर्ब वी आर यूजिंग अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब, सो ये बनता क्या है, ये बन जाता है क्या, फ्रेजल वर्ब ना। अब यहाँ पे लाफ का मतलब तो हंसना होता है, मुस्कुराना होता है, बट लाफ एट का मतलब किसी का मजाक उड़ाना हो जाता है ना। तो क्या लिखा जा रहा है कि वी शुड नॉट लाफ एट दी पुअर। अब अगर इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो क्या करेंगे, ध्यान देना, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐड को कहीं गायब नहीं करना है। कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, लिखेंगे क्या, द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर। फिर यहाँ पे देखेंगे शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और आपको पता है कि मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, द पुअर शुड। आफ्टर मॉडल वर्ब वी आर गोइंग टू यूज़ बी, तो द पुअर शुड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, सॉरी यहाँ पे नॉट भी है, तो क्या लिखेंगे, द पुअर शुड नॉट बी, द पुअर शुड नॉट बी। लाफ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाफ्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाफ्ड के साथ एट है तो उसको लगाएंगे, तो द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई अस पे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, या तो यहीं पे लिख के छोड़ दें या फिर आप बाई अस को भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, तो द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट बन जाएगा। ओके, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। ओके फ्रेंड, ऐसा लिखा गया है, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। यहाँ पे देखेंगे तो द पुलिस क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लुक्ड इनटू दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब, द मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, द मैटर। ओके, लुक्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, वाज या वेयर आएगा, द मैटर वाज, क्या लिखेंगे, लुक्ड इनटू। बाय द पुलिस भी आप कर सकते हो, बाय द पुलिस ना, ऐसा हो गया, द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा
माई वाइफ इज लुकिंग आफ्टर मी। ऐसा लिख दिया गया कि माई वाइफ इज़ लुकिंग आफ्टर मी, कि मेरी पत्नी मेरा देखभाल कर रही है। भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले होंगे अगर ये बात सही है तो। माई वाइफ इज़ लुकिंग आफ्टर मी, अभी तो सब कुछ उल्टा हो गया है। वाइफ हस्बैंड का ख्याल नहीं, हस्बैंड को वाइफ का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो क्या लिखा गया है, माई वाइफ इज़ लुकिंग आफ्टर मी। पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे माई फ्रेंड्स क्या है, सॉरी माई वाइफ क्या है, सब्जेक्ट। इज़ लुकिंग इज़ द पार्ट ऑफ वर्ब। इज़ लुकिंग आफ्टर पूरा इंक्लूड कर लेते हैं। देन मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। मी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई। तो आई के साथ क्या आता है, यहाँ पे लाएंगे एम। कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो क्या लगाएंगे, कॉन्टीन्यूअस टेंस में लगाते क्या है, बीइंग। तो हो जाएगा आई एम बीइंग। लुकिंग का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, लुक्ड ना। आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर भी यहाँ पे ऐड करना है। फिर क्या लिखना है, बाय माई वाइफ ना। आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय माई वाइफ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल रन आफ्टर द मनी ना, ऐसा लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रन आफ्टर द मनी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे रन का मतलब भागना होता है, लेकिन रन आफ्टर अगर बोला जाए तो किसी के पीछे भागना। जैसे आपने बोल दिया कि द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर अ कैट, यानी कि कोई कुत्ता है जो बिल्ली के पीछे भाग रहा है। वैसे इंसान क्या कर रहा है ना, पैसे के पीछे भाग रहा है। तो किसी के पीछे भागने का मतलब क्या है, रन आफ्टर। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल रन आफ्टर द मनी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, द मनी इज, रन का थर्ड फॉर्म होता है रन। द मनी इज रन आफ्टर बाई। इसको आप लिख भी सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे द मनी इज़ रन आफ्टर, यानी कि पैसे के पीछे भागा जाता है। अब भागते कौन है, लोग भागते हैं। द मनी इज़ रन आफ्टर बाई मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से अगर सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आया है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न आज के वीडियो में और देखेंगे। इसके बाद जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, जिस पे एक रूल बना हुआ है कि इस तरीके से पैसिव वॉइस का हम बनाते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग एक एक वीडियो में देखते जाएंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि पूरा का पूरा वॉइस 4 से 5 वीडियो के अंदर समाप्त हो जाए। फ्रेंड्स, एक हम लोग का वीडियो बनेगा जो केवल और केवल मिसलेनियस पे रहेगा, मतलब डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, उनके लिए अलग अलग रूल होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर एक क्लास में हम लोगों का रहेगा MCQ ना, कि किस तरीके से अगर वॉइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, MCQ का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। और ये जो MCQ का क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम SSC एग्ज़ाम के पिकअप करेंगे, जैसे CHSL, CGL, MTS, CPUSI, इन सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वॉइस को, आप देखेंगे इनका लेवल क्या है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको रब करता हूँ। इसके बाद एक पैटर्न और हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, अब अगर सेंटेंस का पैटर्न कुछ ऐसा हो, सेंटेंस में क्या हो, देयर हो, इस देयर के बाद क्या हो, कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कुछ भी रहता है, बी फॉर्म। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाए नो प्लस किसी नाउन का यूज़ हो जाए, ठीक है, और इसके बाद 2 + V1 आ जाए, मतलब इन्फिनिटिव आ जाए। देयर, फिर बी फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा, नो आएगा, फिर नाउन, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 + V1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक ना, इस तरीके से आया है कोई सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे क्या हम लोग,
देयर इज़ नो वाटर, मतलब ये फ्रेज़ पूरा का पूरा ऐसे लिख देना है, देयर इज़ नो वाटर, सॉरी मैंने नॉट लिखा है, देयर इज़ नो वाटर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक। देयर इज़ नो वाटर टू बी ड्रंक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा शी हैज़ नथिंग टू वेस्ट ना, ऐसा लिखा गया, सी हैज़ नथिंग टू वेस्ट, उसके पास बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में लिखना है कि सी हैज़ नथिंग ना, क्या लिखना है, सी हैज़ नथिंग टू बी वेस्टेड, क्या हो जाएगा, सी हैज़ नथिंग टू बी वेस्टेड, मतलब उसके पास बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं है। और शायद मैंने यहाँ पे से लिख दिया, वैसे मैं देयर वाला फॉर्म देख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देयर इज़ नो राइस टू ईट ना, ऐसा लिख दिया कि देयर इज़ नो राइस टू ईट, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, इसका बन जाएगा देयर इज़ नो राइस टू बी, क्या होगा, ईटन। एक मैं और लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि देयर इज़ नथिंग टू डू ना, ऐसा लिखा गया, देयर इज़ नथिंग टू डू। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस हम लोग लिखेंगे देयर इज़ नथिंग टू बी डन। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और देखो फ्रेंड्स, ये जो वॉइस टॉपिक है, आई थिंक जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है तो वॉइस का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। जैसे आप CGL का दे रहे हैं, CHSL का दे रहे हैं, MTS का दे रहे हैं, या फिर UP, TGT, PGT दे रहे हैं, अगर उसमें ग्रामर का सेक्शन है तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि वॉइस का क्वेश्चन आना तय है। आप अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो वहाँ भी इंग्लिश इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अगर मेरे अंदर कोई गलतियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँ। जी धन्यवाद।